दफ्तर पार्क की दीवार के पास पहुंचा जहां दरख्तों की घनी शाखों के पीछे उसने सफेद फार्म को गायब होते देखा था। उसने शाखें इधर उधर हटाई और बेसाख्ता उछल पड़ा। वहां दीवार में एक खिड़की थी जो बंद नजर आ रही थी। उसकी जमीन से बुलंदी 4 फुट के करीब थी। यकीनन सफेद फार्म उसी खिड़की के रास्ते मुल्का इमारत के कंपाउंड में गए थे। उसने एहतियात से खिड़की पर दबाव डाला। खिड़की मुकफ्फल नहीं थी, वो खुलने लगी। सफदर ने जरा सी खिड़की खोली और पैदाशुदा छुरी से दूसरी जानिब का जायजा लेने लगा। दूसरी जानिब कोठी का कंपाउंड था। खिड़की के बिल्कुल सामने इमारत का पहलू था, इसलिए फ्रंट का मंजर नहीं दिखाई दे रहा था। इमारत के इस पहलू में एक दरवाजा था जो बंद था। खिड़की से उस दरवाजे का फासला 15-16 फुट से ज्यादा न था, जबकि बाईं जानिब चंद फुट के फासले पर एक मुसल्ला सफेद फार्म टहल रहा था। सफदर ने इमारत में दाखिल होने का फैसला कर लिया, लेकिन उस टामी गन बरदार सफेद फार्म की मौजूदगी में ये मुमकिन न था। उसने चंद लम्हों के लिए सोचा, फिर खिड़की पर जोर से दस्तक दी और दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। उसने रिवाल्वर निकाला और इंतजार करने लगा। कदमों की आहटें सुनाई देने लगीं जो करीब आती चली गईं। सफदर की निगाहें खिड़की पर मरकूज थीं। चंद लम्हों बाद खिड़की खुली और सफेद फार्म ने सर बाहर निकाला। उसी लम्हे सफदर ने रिवाल्वर का दस्ता उसके सर पर रसीद कर दिया। उस आदमी के हलक से हल्की सी कराह खारिज हुई और वो पीछे की जानिब जा गिरा। सफदर ने अंदर झांका। सफेद फार्म बेहोश हो चुका था। उसने सर अंदर करके दाईं बाईं का जायजा लिया। दोनों जानिब कोई जीरू न था। चुनांचे वो तेजी से खिड़की पर चढ़कर अंदर उतर गया और सफेद फार्म को उठाकर खिड़की से पार्क की जानिब डाल दिया। फिर खुद भी बाहर आ गया। उसने सफेद फार्म को उठाया और कुछ फासले पर वाक़या घने पौधों की आड़ में डालकर वापस चल दिया। वो खिड़की के रास्ते अंदर आया और खिड़की बंद करके इमारत के पहलू में वाक़या दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रुका और उसने झुककर की होल से आंख लगा दी। दूसरी जानिब एक तवील राहदारी दिखाई दी जिसमें मुतअद्दिद कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। राहदारी में कोई जीरू मौजूद न था। सफदर ने सीधे होकर दरवाजे के हैंडल पर जोर दिया और वो घूम गया। दरवाजा अंदर से मुकफिल नहीं था। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और कोई आहट पैदा किए बगैर दरवाजा बंद कर दिया। राहदारी में रोशनी का इंतजाम था। बेशतर कमरों के अंदर अंधेरा महसूस हो रहा था, जबकि 2-3 कमरे रोशन थे। बाएं हाथ के एक रोशन कमरे से हल्की हल्की इंसानी आवाजें उभर रही थीं। इसका मतलब था कि वो कमरा आबाद था। सफदर दबे पांव आगे बढ़ने लगा। उस रोशन कमरे का दरवाजा बंद था। सफदर उसे पीछे एक कमरे के दरवाजे पर रुका। उसने दरवाजे में वाक़या की होल के सुराख से आंख लगाकर अंदर झांका। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। उसने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और राहदारी की रोशनी कमरे में पड़ने लगी। वो अंदर दाखिल हुआ। कमरे में 2 पलंग बिछे हुए थे जो खाली पड़े थे। दाएं हाथ की दीवार में एक दरवाजा नजर आ रहा था जो दूसरे कमरे में खुलता था और उसी कमरे से आवाजें उभर रही थीं। सफदर ने दरवाजा बंद करके बोल्ट चढ़ा दिया। फिर दबे पांव कमरों के दरमियानी दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था और हल्की हल्की आवाजें किसी की बुलंद हो रही थीं। सफदर कदमों की चाप पैदा किए बगैर दरवाजे के पास पहुंचा और उसने दरवाजे से कान लगा दिया। अंदर से उभरने वाली आवाज वाज़ेह हो गई और सफदर को यूं महसूस हुआ जैसे वो पहले भी कहीं वो आवाज सुन चुका है। उसने की होल से आंख लगाकर दूसरे कमरे से झांका और बेख्तियार चौंक पड़ा। कमरे में चंद अफराद मौजूद थे। उनमें से एक तो वही था जो सफदर से पहले इमारत में दाखिल हुआ था, जबकि वो दोनों अफराद भी मौजूद थे जिनका सफदर ताक़ुब करता हुआ पार्क तक पहुंचा था। उनके अलावा कमरे में एक और आदमी भी मौजूद था। सफदर से पहले इमारत में दाखिल होने वाला एक बड़ी सी मेज़ के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा बोल रहा था, जबकि बकिया तीनों मेज़ के सामने बैठे सर झुकाए उसकी बात सुन रहे थे। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा सफेद फार्म गुस्से में मालूम होता था, लेकिन उसका चेहरा सपाट था और सिर्फ आंखों से गुस्से का इजहार हो रहा था। यकीनन वो मेकअप में था। उसी की आवाज़ सफदर को मानूस महसूस हो रही थी। उसने की होल से कान लगाया तो आवाज़ वाज़ेह हो गई। तुम दोनों को यहाँ आने की बजाय दोबारा कोशिश करनी चाहिए थी।
न जाने तुम लोग इससे इतने खौफजदा क्यों हो, मुझे बुज़दिलों से शदीद नफरत है। चीफ, वो जगह ऐसी थी कि हम वहाँ एक लम्हा मजीद रुकते तो पकड़े जाते। एक और आवाज़ सुनाई दी। यही तो तुम्हारी बुज़दिली है नंबर 7, गुराट आमेज लहजे में कहा गया। हालांकि तुम्हारे पास टाइमिंग गनें थीं और तुम 20 अफराद को ढेर कर सकते थे। चीफ, आपने खुद ही तो हदायत की थी कि सिर्फ इमरान को हलाक किया जाए और पुलिस से बचना चाहिए। नॉनसेंस, चीफ की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम असल फनकार को भी छोड़ देना। फिर तुम्हें यह भी हदायत की गई थी कि नाकामी की सूरत में इधर का रुख ना किया जाए और किसी होटल में पनाह ली जाए, लेकिन तुम दोनों इधर भागे चले आए। सॉरी चीफ, आइंदा ख्याल रखेंगे। बहरहाल आप इस तरफ से मुतमईन रहें कि हमारा ताक़ुब किया गया होगा। नंबर 6, नंबर 9 की कॉल आई थी। चीफ की आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वो निगरानी कर रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ कोई नहीं आया था। दफ्तर सफ्तर के जहन में एक धमाका हुआ और उसने चीफ की आवाज़ पहचान ली। वो सांघी की आवाज़ थी। यकीनन अंदर मौजूद चीफ असल में जीरोलैंड का शातिर जासूस सांघी था। सफदर के की होल से सुराख से आंख लगाकर उसे देखा। चीफ, मिशन कब तक मुकम्मल होगा? एक आदमी ने पूछा। 1-2 दिन और लगेंगे, संघी बोला। हो सकता है आज रात ही रवानगी का प्रोग्राम बन जाए, लेकिन इसका इन्हिसार तुम लोगों की चुस्ती और फुर्ती पर होगा। हुक्म फरमाइए, हमें क्या करना होगा? एक आदमी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। संघी को पहचानने के बाद सफदर X2 की इतला देने के लिए बेचैन हो गया था, लेकिन वो उनकी मुकम्मल बातचीत सुन लेना चाहता था। संघी कह रहा था, इस वक्त हमारे मुकाबले में 3 अहम पार्टियां हैं। बलगारनवी सीक्रेट एजेंट मेजर प्रमोद, कर्नल फरीदी और मकामी सीक्रेट सर्विस। इन तीनों से निपटे बगैर हमारी कामयाबी मुमकिन नहीं है। चुनांचे तुम तीनों को फौरी तौर पर प्रमोद और फरीदी की रिहाइश गाहों का पता चलाना। और उसी लम्हे अंदर मेज पर रखे फ़ोन की घंटी बजने लगी और संघी खामोश हो गया। घंटी दोबारा बजी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, वो माउथ पीस में बोला। फिर दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर बोला, क्या पोजीशन है नंबर 9? वो चंद लम्हों तक दूसरी जानिब की आवाज़ सुनता रहा, फिर बोला, ठीक है, तुम टाइम बम के ज़रिए इमरान को उसके फ्लैट समेत उड़ा दो। उससे ज़्यादा अच्छा मौका शायद दोबारा ना मिले। धमाका करते ही तुम वापस आ जाना। ओके। उसने रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया, लेकिन उसका नंबर 9 को दिया जाने वाला हुक्म सुनकर सफदर परेशान हो गया। यकीनन इमरान उस वक्त अपने फ्लैट में था और संघी का मातहत टाइम बम के जरिए इमरान को हलाक करने वाला था। उसकी कार्रवाई से पहले ही इमरान को खबरदार कर देने की ज़रूरत थी। चुनांचे वो दबे पांव दरवाजे के पास से हटा और दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी वो दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।